नमस्कार एवं जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्टेट और बीपीएससी टीआरई दोनों पर्पज से। ये सीरीज जो होगी वह 3 पार्ट में होगी। पार्ट 1 हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स, जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट 2 होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्योर कंसेप्ट, जहां पर हम लोग बात करेंगे क्लास पे, ऑब्जेक्ट पे, इनकैप्सुलेशन पे, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स और बेसिक कंसेप्ट के बारे में। और इसका थर्ड पार्ट होगा आपका एमसीक्यू रिलेटेड, जहां पे हम लोग इस पे बात करेंगे आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एमसीक्यू पर, और साथ ही साथ आपके जो प्रीवियस ईयर्स और आपकी बीपीएससी और स्टेट में जो पूछे गए क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चंस को। तो करते हैं प्रारंभ ना किसी देरी के। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओप्स के साथ। ओप्स की अगर बात करूं तो ओप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम in which programs are considered as a collection of objects and each object is nothing but an instance of classes। कहने का अर्थ है, पहले तो आप ये जानिए कि आपसे पूछेगा ओप्स स्टैंड्स फॉर क्या होता है, यानी कि ओप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। और ये जो प्रोग्राम होता है वह क्या होता है, एज ए कंसीडर क्या किया जाता है, एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के रूप में। ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है एन इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। ठीक है, ये समझ गया आप मुझसे। उसका स्टैंड्स फॉर क्या होता है, इसका प्रोग्राम क्या होता है, कंसीडर एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लासेस होता है। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे हम लोग और भी चीजें हमें क्लियर होती चली जाएगी। आप बस इतना समझ रहे हैं, आपको अगर ओप्स का स्टैंड्स फॉर पता चल रहा है और ऑब्जेक्ट जो है इंस्टेंस ऑफ क्लासेस है, यह समझ में आ रहा है, यही काफी है। ठीक है। अगर हम बात करें ओप्स की, ओप्स में हम लोग जो पढ़ेंगे वहां पे हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीजें, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। ये जो है ये पार्ट हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। हालांकि आज के लेक्चर में हम क्लास और ऑब्जेक्ट को एक साथ जरूर देखेंगे एक बार, क्योंकि आने वाले लेक्चर में हम क्लास और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें क्लास और ऑब्जेक्ट को एक साथ देखना, ताकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आपको कंफ्यूज में कर देते हैं कि ये क्लास होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर हम उसे एक साथ देखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत इजी, और तो हमारा जो है क्लास और ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट होगा वो ज्यादा इजी हो जाएगा अगर हम उसे एक साथ लिखते हैं तो। ठीक है। बात करने वाले हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। उस लैंग्वेज पे जानने से पहले हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि जनरेशन वाइज जान लेते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन में आपको मशीन लैंग्वेज आता है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जिसे 0 और 1 के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आपसे कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि 0 और 1 की फॉर्म में एक लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, और आपको ऑप्शन भी दिया असेंबली, सी, मशीन लैंग्वेज। तो याद रखिएगा उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। अगर बात करें सेकेंड जनरेशन की, तो वह है असेंबली लैंग्वेज। इसको निमोनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। जब बात करें थर्ड जनरेशन की, उसमें आपका सी, C++, जावा ये सब आता है, और C++ तो इम्पोर्टेंट है आपकी। थर्ड जनरेशन की बात करें उसमें पाइथन, SQL जिसे डाटाबेस लैंग्वेज भी कहा जाता है। फिफ्थ जनरेशन में आपके पास मरकरी, लीप्स, प्रोलॉग ये सब आ जाते हैं। जब हम यहाँ पे जनरेशन ऑफ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, एक बार हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को भी समझ लेते हैं, ताकि ये तुम एक दूसरे से लिंक हो जाता है, तो हमारी जो कंसेप्ट है वो ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है। अभी तक हम देखिए ओप्स पे आए भी नहीं, इसलिए मैंने कहा कि इस ओप्स के जो है हमने 3 पार्ट से बना है, आपके एग्जाम को दिखते हुए कि उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका पैटर्न क्या रहता है और कहाँ से कैसे लिंक रहता है।
ठीक है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, लगभग 8 पॉइंट्स हैं। अगर आपको 8 याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जो मिनिमम पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आपको पता रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं और ये आपके एग्जाम में आए हुए भी हैं। जैसे कि हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो आपको इसका ईसीबी के बारे में पता होना चाहिए, इसका मतलब पीरियड जो था क्या था। उसके बाद उसके हार्डवेयर कौन थे, इसमें वैक्यूम ट्यूब जैसे इसमें है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपसे कभी कभी वो पूछ देते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, यानी कि पंच कार्ड जो है ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेज ग्रुप में किस जनरेशन में यूज किया गया, आपको पता होना चाहिए। वो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था। और इसमें कौन सा लैंग्वेज यूज हुआ था, तो वो लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज यानी कि 01 लैंग्वेज, ठीक है ना। और इसके जो जनरेशन हैं जैसे कि इनियाक और इनिवैक, ये दोनों बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल हैं और ये आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर वह आपसे लार्ज साइज के बारे में बात कर रहा है, मतलब आप समझ जाइए कि वो आपसे फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगर सेकंड जनरेशन के बारे में बात करें, इसमें भी आपको इसके हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसका लैंग्वेज जो है असेंबली लैंग्वेज, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थर्ड जनरेशन की बात करें, इसमें भी आपका टाइम्स का पीरियड, इसके हार्डवेयर कौन सा यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये पता होना चाहिए आपको। उसके साथ साथ लैंग्वेज जो है इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुआ था। और फोर्थ जनरेशन की बात करें तो आपको इसका भी ये 1975 से 1989 तक हुआ, ये पता होना चाहिए। हार्डवेयर के रूप में इसमें माइक्रो प्रोसेसर या बोले तो VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ था, ये पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें हाई लेवल लैंग्वेज या बोले तो वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, नहीं ये C++ नहीं, C++ तो थर्ड जनरेशन हो गया। इसमें आ जाएगा SQL आ जाएगा, पाइथन आ जाएगा, ठीक है ना, डाटाबेस, ठीक है, डाटाबेस लैंग्वेज आ जाएगा। तो ये सब जो है फोर्थ जनरेशन के लैंग्वेज। ये आप समझिए कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज दैट यूज अ सीरीज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड टू राइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन क्या होता है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज दैट कंसीडर ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर सिमिलर टू द स्टेटमेंट्स इन ह्यूमन लैंग्वेज। समझ गए आप इस दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो इसमें हार्डवेयर जो था वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके लैंग्वेज के बारे में बात करें, हम जैसे अभी जस्ट ही पढ़ा था, कौन सा था वो, लिप्स था, प्रोलोग था, मरकरी है, ये सब जो है आपके जनरेशन कंप्यूटर के लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। अब अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, और साथ ही साथ उसके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ पढ़ लिया, तो हमारा कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, ठीक है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अप्रोच पे अगर हम बात करें तो उसमें दो है। पहला है एक बॉटम अप अप्रोच और दूसरा है टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। अगर हम बॉटम अप अप्रोच की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आपका बॉटम अप अप्रोच के अंतर्गत आता है, जिसका सबसे फेमस लैंग्वेज है C++, ठीक है। और अगर हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करें, यानी कि अगर वो आपसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है तो आप समझिए कि वो आपसे टॉप डाउन अप्रोच हुआ है, या वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोले या प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग बोले, ठीक है ना। और इसका जो सबसे फेमस एग्जांपल है लैंग्वेज का वो है C लैंग्वेज। तो आपको समझ में आ गया इतना। आपसे पूछ देता वो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वह कौन सा अप्रोच करता है, बॉटम अप करता है कि टॉप डाउन करता है, या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तब पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बॉटम अप करेगा। और अगर C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो यह भी क्या करेगा, बॉटम अप अप्रोच को अपनाएगा, ठीक है। अब आपके मन में एक प्रोसीड्यूर्स का अर्थ नहीं समझ पाए होंगे, हमें पता है
वहां पे मैंने इसको लिख दिया, प्रोसीड्यूर्स आर आल्सो नोन एज रूटीन, सब रूटीन, मेथड्स और फंक्शन। ठीक है, सिंपली कंटेन्स अ सीरीज ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स टू बी कैरिड आउट। समझ गए? प्रोसीड्यूर का अर्थ है कि यह क्या है, एक रूटीन है या सब रूटीन है, मेथड या फंक्शन है जो सिंपली क्या करता है, ए सीरीज ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स को कैरी करता है टू बी कैरिड आउट। प्रोसीड्यूर्स क्या है, यह एक सिंपल सा, ये समझिए कि रूटीन है या मेथड या फंक्शन है जो सिंपली कंटेंट क्या करता है, एक सीरीज ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स को टू बी कैरिड आउट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है, टॉप डाउन अप्रोच में और बॉटम अप्रोच में। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच में क्या आता है, प्रॉब्लम इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और बॉटम अप्रोच में क्या आता है, स्मॉलर प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, मतलब मॉड्यूल के रूप में हम लोग पहले प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं, फिर उससे इंटीग्रेट करके एक सिस्टम को पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो है बॉटम अप्रोच का मेथड होता है। ये क्या करता है, टॉप डाउन अप्रोच क्या करता है, यूज्ड बाय स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और इसमें क्या आता है, यूज्ड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका फेमस एग्जांपल जो लैंग्वेज है वो है क्या, सी। इसके अंतर्गत में सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन आते हैं। इसमें क्या है, जनरली यूज्ड विथ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मॉड्यूल्स एंड डज नॉट रिक्वायर कम्युनिकेशन बिटवीन मॉड्यूल्स। इसमें क्या आता है, रिक्वायर्ड मोर कम्युनिकेशन बिटवीन मॉड्यूल्स। कंटेन रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, डज नॉट कंटेन रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। यह क्या था, डिकम्पोजिशन अप्रोच है। ठीक है, और बॉटम अप अप्रोच जो है वो क्या है, कंपोजिशन अप्रोच है। ये जो है इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म। ये क्या होता है, डिपेंड्स करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे और प्लेटफॉर्म पे। ये यहाँ पे हम लोग डाटा इनकैप्सुलेशन और डाटा हेडिंग का इम्प्लीमेंट करते यूज करते हैं। अगर आप और डिटेल्स में से जानना चाहें तो मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं वो लिख दिए हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो पॉइंट्स आपको दे दिया है, हाँ कि जो मेन पॉइंट्स था मैंने वहां पे आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको और ज्यादा जानने की इच्छा हो तो आप इस स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। आइए अब अगर आप इस मुस्कुराते हुए चेहरे को पहचान पा रहे हैं तो एकदम आप सही पहचाने हैं। यही वो बंदा है जो आपके उप्स का फाउंडर है, यानी कि एलन के। सही पहचान एकदम आपने। एलन के जो अगर आपसे पूछ दिया उप्स पढ़ रहे हैं और उप्स के फाउंडर का ही नाम नहीं पता है तो दिक्कत है। तो उसके फाउंडर का नाम क्या है, एलन के। इन्होंने इस पे काम कब शुरू किया था, 1960 में ही। ठीक है, इन्होंने उप्स पे काम 1960 में ही शुरू किया था और 1967 में जाके इन्होंने अपना पूरा प्रिंसिपल जो एक उसका जो था वो कॉमर्शियली पब्लिश कर। अगर बात करें फर्स्ट उप्स लैंग्वेज की तो कौन है, वो है सेमोला। ठीक है, जो कि 1967 में आया। उसी प्रकार से बात करें अगर फर्स्ट प्योर उप्स लैंग्वेज की तो वह है स्मॉल टॉक, जो कि 1970 में आया। याद रखिएगा, अगर आपसे फर्स्ट उप्स लैंग्वेज पूछे तो सेमोला होगा और आपको ईयर भी पता होना चाहिए, जैसे कि 1967। और फर्स्ट प्योर उप्स लैंग्वेज के बारे में बात करें तो वह स्मॉल टॉक होगा, जो कि 1970 में आया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें। इसलिए मैं इस उप्स के कंसेप्ट को तीन पार्ट में किया हूं, क्योंकि देखिए ये सब चीजें आपको पहले पता होना चाहिए। ये सब चीजें आती है आपके एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है कि उप्स का फाउंडर कौन है, फर्स्ट उप्स लैंग्वेज क्या है, फर्स्ट प्योर उप्स लैंग्वेज क्या है। अगर मैं डायरेक्ट आपको क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है नो डाउट, तो अगर वही पढ़ाने लगता तो फिर जो मैं एक कोर्स जो आपका ये बनाया हुआ है एक सिस्टमिक वे में बीपीएससी, टीआरई और स्टेट करके, तो उसको ध्यान में रख के मैंने पूरा किया बनाया है। आप समझ सकते हैं कि मैंने कहाँ से कैसे एनालिसिस और एनालिसिस करके बनाया है। हो सकता है कि मैं इस वीडियो में कुछ बातें होगी हमारी आपकी इसमें ये इसलिए क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और ताकि आप
समझ पाओ कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। आगे के जो सीरीज आएंगे इसके पार्ट 2 पार्ट 3 हम उसमें बहुत ही कम कम्युनिकेट करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस पे और ज़्यादा टॉपिक्स पे ही बात करेंगे। क्योंकि ये मेरा पहला है तो मैं आपको बताता भी चलूँ कि मेरे पढ़ाने का तरीका और ये चीज़ें आगे जो आपकी सीरीज आएगी वो कैसे रहेगी वो पता चल जाए आपको, ताकि आप भी क्लियर रहें कि सर कहाँ पढ़ा दिए, ये तो उपसे रिलेटेड कंसेप्ट ही नहीं है। तो मैं जो ला रहा हूँ ना तो आपके एग्जाम को देख के लाया हुआ है ये कोर्स है, ठीक है। सिमुला वाज डेवलप्ड बाय, ये आपको पता होना चाहिए, अगर याद रख पाते तो बढ़िया है। उसके बाद सिमुला वाज बेस्ड ऑन एल्गो लैंग्वेज विद द एडिशन ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस, ठीक है, इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। स्मॉलटॉक वाज डेवलप्ड एट जेरोक्स पालो अल्टो रिसर्च सेंटर। ये एडिशन में अगर आप याद रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर कहूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज ऑब्जेक्ट्स नॉट एल्गोरिदम एज इट्स फंडामेंटल लॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स, और साथ ही each object is an instance of some class or classes are related to one another via inheritance relationship। कहने का अर्थ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वह किसको यूज करेगा ऑब्जेक्ट को, ना कि एल्गोरिदम को, एज अ फंडामेंटल लॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा वो इंस्टेंस ऑफ सम क्लासेस होगा, और क्लासेस क्या होगा, रिलेटेड होगा टू वन अनदर वाया इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। समझ गए आप, ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो हम समझ गए ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। अब कौन सी लैंग्वेज को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। इसके लिए इट मस्ट सपोर्ट 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। अगर कोई लैंग्वेज को हम कहते हैं कि यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसको कम से कम ये 3 जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स सपोर्ट करना है। वो कौन कौन है, एक है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा है इनहेरिटेंस और तीसरा है इनकैप्सुलेशन, जिसको हम लोग पाई प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ है अगर कोई लैंग्वेज पाई प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, यानी कि उसमें पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन फीचर्स है, तो उससे हम कह सकते हैं कि वह लैंग्वेज जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आप ये देखिए कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओप्स क्या है। ये जो मैंने यहाँ पे आपको 8 कंसेप्ट दिए हुए हैं, ये जो आपका है ये इसके बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओप्स कहलाता है। कौन कौन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, डाटा हेडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डायनेमिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग, ये सब जो है ओप्स के बेसिक कंसेप्ट है। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन जो है ओप्स के बेसिक कंसेप्ट नहीं है, और उसमें बीच में आपको क्लास ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, इनकैप्सुलेशन दिया जाएगा और कुछ ऐसा दे देगा जो मैंने जितना भी आपको ये दिए हुए हैं ये नहीं रहेगा, एक उसमें से एक नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपको एकदम पता होना चाहिए, ये जो है ओप्स के बेसिक कंसेप्ट है। आइए अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ ओप्स के बारे में। तो ओप्स का जो बेनिफिट है वो है मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम बात मॉड्यूलरिटी की कर रहे हैं, मॉड्यूलरिटी करने का अर्थ है ब्रेक डाउन ऑफ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर, यानी कि मोर मैनेजेबल मॉड्यूल्स में, ठीक है। और अगर बात करें रीयूजेबिलिटी की तो इसका अर्थ है यू कैन यूज एंड reuse objects again and again throughout your problem। कहने का अर्थ है कि ऑब्जेक्ट का हम लोग रीयूज कर सकते हैं।
और अगर बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, इसका अर्थ है अलाउ यू टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कोड विदाउट अफेक्टिंग अदर पार्ट्स ऑफ द कोड। और प्रोग्राम करने का अर्थ है कि अगर मैं एग्जिस्टिंग कोड को अगर मॉडिफाई कर रहा हूं तो वह अदर पार्ट्स पे जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओप्स के ये जो बेनिफिट्स ये 3 मैंने आपको बताए हैं, साथ ही साथ इसका डिटेल्स मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख दिया है। आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी है, इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे ओप्स के बेनिफिट्स हैं। मैंने यहाँ पे ये स्किप अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पार्ट का हम लोग आने वाले जो सेकंड पार्ट है उसमें बड़ी डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये बेनिफिट्स ऑफ ओप्स हैं तो मुझे यहाँ ऐड करना पड़ गया। अगर आपको अभी भी पढ़ना है तो आप इसे स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर बात करते हैं आपके सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। यहाँ पे मैंने कुछ देखिए, ये जो वैसे हाईलाइट करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। साथ ही साथ आपको ये सारे भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक बार क्या हुआ, एक एग्जाम में डेल्फी आपका दिया हुआ है और बच्चे से पता ही नहीं था कि ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वो नन ऑफ दीज लगा गए। तो समझ रहे हैं ना, आपको ये आप और भी ज्यादा पता कर सकते हैं, आपको और भी पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना जो मैं जितना मिनिमम दिखा रहा हूँ, जितना आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो भी चीजें जिसे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये आपको तो निश्चित ही पता होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने बात किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज पे। अगर मैं कहूं द लैंग्वेज दैट ओनली कंसर्न क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड do not have features like inheritance, polymorphism and encapsulation is known as object based language। कहने का अर्थ है कि वह लैंग्वेज जो पाई के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं करता है। पाई कहने का अर्थ हो गया इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। उस लैंग्वेज को हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज कहेंगे, जिसका एग्जांपल कौन कौन आता है, जावास्क्रिप्ट और विजुअल बेसिक। यहां तक आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब आपसे अगर कोई पूछ देगा कि सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन है, बहुत बार आपसे एग्जाम पूछा गया है, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज किसको कहेंगे, तो वह होगा C++। अगर वो पूछते हैं विच लैंग्वेज इज नियरली 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो वो हो जाएगा जावा। नियरली बोले या 100% बोले, आप उसमें जावा ही लगे। हालांकि ट्रू वे में कहा जाए तो यह नियरली 100% है, ना कि 100%। और अगर आपसे वो पूछ दे ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज कौन है, तो उसमें आपको विजुअल बेसिक बताना है। Singleton class is not an OOPS concept. Just it is a technique to create a class which allow user to create a single object only of it throughout the program. Singleton class जो है वो OOPS का कंसेप्ट नहीं है, यह एक टेक्निक है जो आपको उस प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट और क्लास को क्रिएट करने का एलाउ करता है। ठीक है, अगर ये स्टेप्स अगर आपसे पूछ दिया वो टेक्निक क्या कहलाता है, तो आप उसे सिंगलटन क्लासेज होगा वो ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे। हालांकि आने वाले जो इसका सेकेंड पार्ट होगा वहां पे हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट को डिटेल्स में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन क्लास और ऑब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ने से बेहतर है कि उसे एक साथ पढ़ा जाए ताकि कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। वहां भी हम लोग बहुत प्रयास करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग ज्यादा अपने आप को कंफर्ट महसूस कर पाए। तो चलिए
अगर ऑब्जेक्ट्स की बात करें, एन ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग लाइक पर्सन, मोबाइल, एनीथिंग विच कैन सी इन योर डेली लाइफ. An object is a specific item that belongs to a class. It is called an instance of class. कहने का अर्थ है an object is a specific item that belongs to a class. It is called an instance of class. और object जो है occupy space, या जो क्या है space को occupy करता है मेमोरी में. अगर क्लास की बात करें, a class consists of a category of things. Classes represent real world entity. Real world entity को represent करता है. A class is a blueprint for creating objects. Class जो होता है वह blueprint होता है किसका? Object का. Classes define properties and behaviors. Properties बोले तो attributes और data member, and behaviors मतलब method और function. तो यह मेथड और फंक्शन को, एट्रीब्यूट्स को, डाटा मेंबर को डिफाइन कौन करता है? वह क्लास करता है. अब आप देखिए, आपकी सुविधा के यहाँ पे आप देखिएगा, आप क्लास का मैंने येलो से किया है, यहाँ पे देखिए एनिमल भी येलो है. मतलब कहने का कि एनिमल जो है क्या है? एक क्लास है. और उसी में आप देखिए रेड कलर से हमने रखा है लायन, टाइगर, एलिफेंट को, ये क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए. कहने का अर्थ है अगर हम एनिमल को एक क्लास माने तो उसके जो अंदर लायन, टाइगर, एलिफेंट को सवार हैं, ये उसके क्या हो गए? ऑब्जेक्ट्स हो गए. अब आप इसी वे में समझ गए होंगे कि क्लास क्या हुआ और ऑब्जेक्ट क्या होगा. इसीलिए ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस ऑफ क्लासेस कहा जाता है. जैसे लायन एक इंस्टेंस है, टाइगर एक इंस्टेंस है. किस कौन सी क्लास का? तो एनिमल क्लास का. समझ रहे हैं आप? जब इतना समझ गए हैं तो आप ये भी समझ लीजिए, अगर क्लास एंड ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना हो दो सेंटेंस में तो क्या होगा? अ क्लास रिप्रेजेंट अ टेम्पलेट फॉर सेवरल ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्क्राइब हाउ दीज ऑब्जेक्ट्स आर स्ट्रक्चर्ड इंटरनली. इतना तक आप समझ गए? चलिए, हम लोग जब इतना पढ़ लिए हैं तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी थोड़ा देख लेते हैं जितना पढ़े हुए. Who developed object oriented programming language? तो अभी हमने देखा है क्या होगा, वो होगा LMK. एकदम सही आपने कहा. उसके बाद है What is the term for an variable that reference an instance of a class? ये आपकी देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम भी दी था कि ये कब आया है आपके स्टेट जो इस बार हुआ है 2023 में, उसमें ये चीज आया है. ऑप्शंस है ए प्रॉपर्टी, बी मेथड, सी ऑब्जेक्ट और डी कंस्ट्रक्टर. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट. देख रहे हैं आप, मतलब क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस अगर हमें पता हो, अगर वो हम सही वे में पढ़ के जाएं तो क्वेश्चन बन जाएंगे. अब देखिए जैसे यहाँ पे है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज फॉलो व्हिच अप्रोच? ऑप्शन ए फर्स्ट टॉप डाउन अप्रोच, सेकेंड बॉटम अप अप्रोच, थर्ड मोर देन वन ऑफ द अबव, फोर्थ नन ऑफ दी. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा है, राइट आंसर हो जाएगा बॉटम अप अप्रोच. हमें पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है वो क्या करता है? बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following doesn't comes under OOPS concept? OOPS concept के अंदर में क्या नहीं आता है? पहला है डाटा हेडिंग, सेकेंड मैसेज पासिंग, थर्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, फोर्थ डाटा बाइंडिंग, फिफ्थ मोर देन वन ऑफ द अबव और सिक्स्थ नन ऑफ द. अभी हमने जब 8 कंसेप्ट OOPS की बेसिक्स पढ़े थे तो उसमें क्या था? डाटा हेडिंग भी था, मैसेज पासिंग भी था और डाटा बाइंडिंग था, लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं था. और यहाँ पे वह डज नॉट कम्स की बात कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ऐसा कोई बात नहीं है, ये उसका कोई कंसेप्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है व्हिच इज द फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? और ऑप्शन है सी सिमुला, स्मॉल टॉक,
मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ दीज। यहाँ पे आप देखिए ये आपसे फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट प्योर के बारे में बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, स्मॉल टॉक। ठीक है, अगर यहीं पे ये बात करता फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तब क्या हो जाता, सिमुलर। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, स्मॉल टॉक। और देखिए यहाँ पे आ ही गया फर्स्ट के बाद नेम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कौन हो जाएगा, अभी हमने तुरंत डिस्कस किया था, क्या हो जाएगा, सिमुलर। एग्जाम में थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़ना है क्वेश्चंस को, ये नहीं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है और उसमें आप स्मॉल टॉक लगा के आ गए और फर्स्ट प्योर में जो है सिमुलर को लगा के आ गए। ये कंफ्यूजन या इस तरीके की ब्लंडर तो करना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही आपको बता भी रहा हूं और कहां पे आप गलती कीजिएगा वो भी बता रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट इज क्या होगा, ए कैटेगरी ऑफ क्लासेस इन नेम गिवन टू क्लास, एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास द सेम नेम एज ए क्लास। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास होता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिखा हुआ लग रहा होगा, एकदम सही दिखा हुआ लग रहा है आपको। ये आप ही के बीपीएससी टीआरई में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन और आप खुद सॉल्व कीजिए। क्या क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ऑप्शन है, ए इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन बी इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। ये बात कर रहा है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, उसमें क्या ये तीनों होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम लोग पाई का कंसेप्ट देखे हैं कि किसी भी प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने के लिए हमें कम से कम पाई का फीचर जो है उसे सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पे ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहा है तो इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म तो होगा ही होगा। साथ ही साथ आपके जो है डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा हेडिंग, ये सारे भी जो कंसेप्ट हैं वो भी होंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी मोर देन वन ऑफ द अबव। अब आप समझिए कि क्या क्वेश्चन हार्ड थे सही में। आप अगर बेसिक्स भी पढ़ के जाते ना तो क्वेश्चंस बनने वाले थे। ठीक है ना, ये भी देखिए हम लोग ने शुरुआत ही किया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना, और ये पार्ट 1 ही है। और उसमें से देखिए आप कितने क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरा खत्म करेंगे तो एक भी ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं जो हमसे आपसे सॉल्व नहीं होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और यही नहीं, आने वाले एग्जाम में भी जो क्वेश्चन होंगे वो भी सॉल्व होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप, ये भी आपके एग्जाम्स के हैं। Which of the following statement is correct about the class? An object is an instance of its class. Option B, a class is an instance of its object. Option C, an object is the instance of the data type of the class. Option D, more than one of the above. Option E, none of the above. अब आप ही बताइए, क्या आप नहीं बता सकते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास। अभी हमने बताया आपको कि ऑब्जेक्ट जो क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है, और क्लास जो है ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 0s इज फीचर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। ऑप्शन फर्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सेकेंड है पास्कल, ऑप्शन थर्ड है मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन 4 है सी और ऑप्शन 5 है कोबोल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम की भी नेम दे दी, क्यों पता है, क्योंकि मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया था कि मशीन लैंग्वेज जो है वो 01 फीचर्स पे है, और आपसे पूछ देता है कि 01 फीचर्स वाले कंप्यूटर लैंग्वेज को क्या कहते हैं। ये मैंने आपको शुरू में बोला था, और आप कहते कि, और मैंने यही बोला कि एग्जाम में भी आया, आप कहते नहीं सर, आप ऐसे ही कह देते एग्जाम में आया, देखो एग्जाम में आया है कि नहीं आया है। तो जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप समझिए, मैं पूरा ऑथेंटिक बोल रहा हूँ, और वो चीजें जो मैं कह रहा हूँ आपको याद रखने
तो याद रखिए आप, क्योंकि ये उसके पीछे रियली में बहुत सारा रिसर्च और एनालिसिस है, ठीक है ना। आगे से मैं एग्जाम का नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि रियली में बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग, आप और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, ये इस जो ये लेक्चर है वो पहला मेरा लेक्चर है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको क्लियर कट पता चले कि मैं किस वे में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। हालांकि इसमें कुछ टाइम का वेस्टेज भी हो गया है आपस में बात कम्युनिकेट करके, तो कोई नहीं, आगे के लेक्चर में मैं जरूर ध्यान रखूंगा इसका कि हम खुद ही पॉइंटर हैं। अब देखिए, फोरट्रान स्टैंड्स फॉर, इसका स्टैंड्स फॉर क्या होगा? पहला है फॉर्मल ट्रांसलेशन, सेकेंड है फॉर्मेटिव ट्रांसलेशन, थर्ड है फॉर्मल ट्रांजेक्शन, फोर्थ है फॉर्मूला ट्रांजेक्शन और फिफ्थ है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और ये भी देखिए SBI क्लर्क 2011 में पूछा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फिफ्थ, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट ICR रिलेटेड टू व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। हालांकि ये क्वेश्चन ओप्स का नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ इसलिए किया है कि मैंने आपको जब वहां पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताया था तो मैंने बताया था कि आपको उसके हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए। ये आपके स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जो मैं कह रहा हूं तो उससे आप समझिए और उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। और भी चीजें पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूँ एटलीस्ट उस पर तो जरूर ही उसको कंसिडर कीजिएगा। मैं आगे बार बार नहीं बोलूंगा, इस लेक्चर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा और आपका पहला इंटरेक्शन है वीडियो के थ्रू कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हम लोग क्या किए थे, थर्ड जनरेशन में किए हैं। ऑब्जेक्ट इज टू क्लासेस एज, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा ये क्या होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज टू क्लासेस एज, ये इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं इसे स्किप करता हूँ, कमेंट कीजिए और थोड़ा सा ध्यान से, ताकि पता तो चले कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और आगे है उप्स कंसेप्ट, तो ठीक है, ये जो उप्स कंसेप्ट है हम लोग ये नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, जहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, ये जो उप्स के जो मेन कोर कंसेप्ट है जिसको पिलर कंसेप्ट कहा जाता है, उसके बारे में भी हम लोग बड़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। वो पार्ट 2 होगा आपका, ठीक है। और साथ ही साथ बताऊं, ये इस कोर्स का जो था का पार्ट था, जिसमें हमने पार्ट 1 लाया था उप्स के तहत। आप जल्दी जल्दी 1K जो है इस चैनल पे कर दीजिए, ताकि मैं और तेजी के साथ आपके लिए कंप्यूटर का, उप्स का तो मैं लाऊंगा ही, इसका पूरा खत्म करेंगे सीरीज, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा कम्युनिकेशन जो भी है आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप अगर 1K कर देते हैं तो मुझे और भी जल्दी सहूलियत होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस चैनल पे जितना जल्दी आप 1K कर देते हैं, इस कोर्स को मैं उतना ही तेजी के साथ आप लोग अपलोड करना शुरू कर दूंगा।